हेलो एवरीवन, दिस इज रजत मनचंदा एंड वेलकम टू द लर्निंग ट्री। आज इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि बैलेंस शीट क्या होती है और एक बैलेंस शीट को हम किस तरीके से रीड करते हैं और एक बैलेंस शीट किस तरीके से ड्राफ्ट करते हैं। तो बैलेंस शीट की ड्राफ्टिंग, उसको समझना, ये सारी चीजें हम लोग इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना है कि बैलेंस शीट एग्जैक्टली होती क्या है या फिर बैलेंस शीट से हमें क्या पता चलता है। तो एक लाइन में अगर मैं बताऊं आपको, इट इज प्रिपेयर्ड टू अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंपनी। एक बैलेंस शीट से आपको कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ का पता चलता है। जिस तरीके से डॉक्टर हमारा चेकअप करके, हमारी बॉडी का चेकअप करके, हमारी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है उसके बारे में बताता है, वैसे ही कंपनी में जो लोग होते हैं, स्पेशली जो फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं, वो कंपनी की बैलेंस शीट को देख के कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में, उसकी आर्थिक स्थिति के बारे में पता लगाते हैं। फिर अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इट इज प्रिपेयर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, अनलाइक पीएल अकाउंट। पीएल अकाउंट पूरे साल का बनता है और क्वार्टरली भी बनता है, 3-3 महीने पे। तो पीएल अकाउंट जिस तरीके से 3-3 महीने पे बनता है, बैलेंस शीट वैसे नहीं प्रिपेयर होती। बैलेंस शीट बनती है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम से 31 मार्च 2000 जो भी होगा, 25, 26, 27, उसके लिए हम बैलेंस शीट बनाएंगे। इसी लाइन में बेटर डिसीजन मेकिंग कैन बी डन आफ्टर रीडिंग अ वेल ड्राफ्टेड बैलेंस शीट। एक अच्छे डिसीजन पे आप तभी पहुंच सकते हो जब आप बैलेंस शीट को बेहतर तरीके से रीड कर पाओगे, और अब बेहतर तरीके से रीड करने के लिए बैलेंस शीट की ड्राफ्टिंग अच्छी होनी चाहिए। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहां लिखा है अकाउंटिंग इक्वेशन। ये हम सब लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा है कि एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। कैपिटल को हम लोग इक्विटीज के नाम से भी जानते हैं। तो ये अगर आपको नहीं पता है तो अभी आप समझ लीजिए, क्योंकि जो अभी हम लोग फॉर्मेट पढ़ेंगे उस फॉर्मेट में हम इक्विटीज वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। तो आपको इस बैलेंस शीट में दो तरीके के एसेट देखने को मिलेंगे, एक नॉन करेंट और दूसरा करेंट। इसका सीधा सा मतलब है ऐसे एसेट जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा की है या जो कैश में कन्वर्ट होने में 1 साल से ज्यादा का समय ले सकते हैं, दे आर नॉन करेंट एसेट। और जो 1 साल से कम का समय लेते हैं वो करेंट एसेट। इसी तरीके से लाइबिलिटी की बात करें तो जो लाइबिलिटी को आपको पे ऑफ करने में 1 साल से ज्यादा का समय लगेगा वो नॉन करेंट लाइबिलिटी, और जिसको आप 1 साल के अंदर पे कर दोगे वो करेंट लाइबिलिटी। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में हम बैलेंस शीट में डिस्कस करेंगे। एंड लास्टली, कंपनी फॉलोज वर्टिकल बैलेंस शीट फॉर्मेट अनलाइक पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में वो टी शेप की फॉर्मेट वाली बैलेंस शीट बनाते हैं, लेकिन कंपनी के केस में हम जो फॉर्मेट फॉलो करते हैं दैट इज अ वर्टिकल बैलेंस शीट फॉर्मेट, एंड दैट इज एज पर कंपनीज एक्ट 2013 शेड्यूल 3। तो शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से हम लोग कंपनीज के लिए वर्टिकल बैलेंस शीट फॉलो करते हैं। तो फाइनली हमें यह समझना है कि एक बैलेंस शीट की ड्राफ्टिंग किस तरीके से होती है, कैसे हम एक बैलेंस शीट बनाते हैं, उसमें इक्विटी कहां जाता है, लाइबिलिटी कहां जाता है, एसेट्स कहां जाते हैं, और जो आइटम्स उसमें लिखे होते हैं उनका मतलब क्या होता है। तो ये सारी चीजें अब हम लोग कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट से। अब हम लोग डिटेल में समझेंगे बैलेंस शीट के फॉर्मेट को। मैंने आपको अभी दो चीजें बताई। सबसे पहले कंपनीज के लिए जो बैलेंस शीट बनती है वो वर्टिकल बैलेंस शीट होती है, और वो बैलेंस शीट अकाउंटिंग इक्वेशन के फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड होती है, जो होता है एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। और कैपिटल को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इक्विटीज, है ना। शार्क टैंक आपने देखा होगा, शार्क टैंक में इक्विटी वर्ड का बहुत इस्तेमाल होता है, हिस्सा ही बोलते हैं उसको। तो अभी हम लोग इस बेसिस पे समझते हैं कि बैलेंस शीट ड्राफ्ट कैसे करते हैं और उनके आइटम्स को किस तरीके से स्टडी करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है उसमें पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर, ये 4 कॉलम है। अब आपको दिख रहा होगा, आप बोलोगे सर करंट ईयर और प्रीवियस ईयर क्यों है, खाली करंट ईयर होना चाहिए जिस साल की बैलेंस शीट बना रहे हैं। एक्चुअली कंपैरिजन फैसिलिटेट करने के लिए कि पिछले साल के फिगर्स क्या थे और इस साल का फिगर क्या है, इस बेहतर कंपैरिजन के लिए हम लोग करंट ईयर और प्रीवियस ईयर दोनों को लेके चलते हैं। अब अगर हम लोग बात करें सबसे पहले तो इसकी शुरुआत होती है इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज से। मैंने अभी आपको बताया कि कैपिटल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विटीज, है ना। तो ये जो कैपिटल है वही इक्विटीज है। तो कैपिटल एंड लाइबिलिटी साथ में क्यों है, क्योंकि फॉर्मूला था एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस
कैपिटल। अब देखिए इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड का मतलब वो पैसा जो कंपनी के शेयर होल्डर्स के द्वारा, कंपनी के हिस्सेदारों के द्वारा लगाया गया है। भाई जब कंपनी शुरू होती है तो उसको कोई एक आदमी भी शुरू कर सकता है खुद का पैसा लगा के, और 3-4 आदमियों का पैसा भी लगा हो सकता है। तो जो कुछ भी पैसा जिस भी रेशियो में, जिस भी फ्रैक्शन में उन लोगों ने लगाया है उसको हम लोग बोलेंगे शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास 2 पार्टनर्स थे जिन्होंने 40% पैसा लगाया, और उसके बाद कुछ पैसा, कुछ बोरोविंग इन्होंने पब्लिक से भी करी जो शेयर इशू करते हैं, और उन्होंने 20% बोरोविंग पब्लिक से करी। तो यहां पे 3 तरीके के शेयर होल्डर आ गए आपके पास, 2 लोग जिन्होंने पैसा लगाया और 20% में नॉर्मल पब्लिक आ जाएगी। तो ये जो पैसा आप इकट्ठा करोगे वो कहलाता है शेयर होल्डर्स फंड। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है शेयर कैपिटल। अब शेयर होल्डर्स फंड के अंदर जो पैसा आपके पास आएगा शेयर इशू करने के बाद, सबको सबके शेयर इशू करने के बाद, तो उसको हम लोग बोलेंगे शेयर कैपिटल, यानी कि वो कैपिटल जो शेयर इशू करके इकट्ठा किया गया है। अब इसमें इक्विटी भी हो सकता है, प्रेफरेंस भी हो सकता है, वो बात की बात है, और भी चीजें इसके अंदर हो सकती हैं, वो बात की बात है। भाई आप लोगों ने पढ़ा होगा कॉल्ड अप शेयर होता है, पेड अप शेयर होता है, कि कंपनी ने मांगा 10 मिला 6। तो ये सारी जो डिटेलिंग है इसको हमें इस बैलेंस शीट में मेंशन नहीं करनी है। तो आप बोलोगे सर इसको यहां मेंशन नहीं करेंगे तो फिर कहां करेंगे, इसीलिए यहां पे दिया हुआ है नोट नंबर। तो अब मान लीजिए शेयर कैपिटल के अंदर 5-7 चीजें लिखी हुई है ना, इक्विटी शेयर के बारे में, प्रेफरेंस शेयर के बारे में, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, अरियर, ये सब कुछ लिखा हुआ है। तो हम उसके सामने बना देंगे नोट नंबर 1। अब इस बैलेंस शीट के एंड में जब आप नोट देखोगे तो उसमें नोट नंबर 1 जहां पे लिखा होगा वहां मेंशन होगा शेयर कैपिटल, और वहां शेयर कैपिटल से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट, शेयर कैपिटल। नेक्स्ट है रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व कंपनी बहुत तरीके के रिजर्व बनाती है अलग अलग चीजों के लिए, और सरप्लस यहां पे मतलब है कि कंपनी ने पिछले सालों में जिस जिस सोर्सेज से जिस जिस तरीके का प्रॉफिट इकट्ठा करके रखा होगा, बचा के तो रखती है कंपनी ना फ्यूचर के लिए, तो वो किस जगह पे रखे जाएंगे, वो किस जगह पे रिजर्व बनाए जाएंगे, वो प्रॉफिट कैसे रखे जाएंगे, वो सब जाता है रिजर्व एंड सरप्लस में। तो पिछले साल के बचाए हुए प्रॉफिट, किसी अलग सोर्स से मिला हुआ प्रॉफिट, किसी चीज के लिए बनाया गया रिजर्व, ये सब कहां चला जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस। और आप नोटिस करिए है तो ये शेयर होल्डर्स का ही पार्ट, मालिक का ही पार्ट है, ओनर का ही पार्ट है, इसीलिए ये शेयर होल्डर्स फंड के अंदर ही जाता है। नेक्स्ट है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। बहुत से लोगों को इसमें कंफ्यूजन होती है, वैसे तो इसका कुछ खास यहाँ पे काम नहीं है, बट स्टिल हमारे फॉर्मेट में है तो हम लोग समझेंगे। देखिए जो लोग शेयर में पैसा लगाते हैं, शेयर खरीदते हैं, वही लोग शेयर वारंट्स भी खरीद सकते हैं। तो कुछ अलग नहीं है, फर्क सिर्फ इतना है कि शेयर वारंट्स जो होते हैं, अच्छा मैंने लिखा है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट वारंट्स, यहां पे होगा मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। तो जैसे आप शेयर खरीदते हो, शेयर में पैसा लगाते हो, वैसा ही आप शेयर वारंट्स भी खरीद सकते हो। बस शेयर वारंट्स का फायदा ये होता है कि ये किसी भी फ्रैक्शन में डील किए जा सकते हैं। किसी भी फ्रैक्शन का मतलब किसी भी अमाउंट में, किसी भी फेस वैल्यू पे ये डील किए जा सकते हैं। जैसे शेयर की तो अपनी एक डेफिनेट फेस वैल्यू होती है, डेफिनेट नंबर होता है, इसको आप किसी भी वैल्यू पे डील कर सकते हो, कुछ खास इसमें फर्क नहीं है। नेक्स्ट है हमारा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ये नाम से ही बहुत क्लियर है कि शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। आपको ही पता है जब शेयर इशू होता है तो पहले आप शेयर्स को अप्लाई करते हो, उसके लिए एप्लीकेशन मनी देते हो, है ना, आईपीओ वगैरह किसी का आया, लेकिन अभी आपको शेयर अलॉट नहीं हुए हैं। तो बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने अपना शेयर एप्लीकेशन मनी कंपनी को पे कर दिया है, लेकिन शेयर अलॉट होना बचा है। तो जब शेयर अलॉट हो जाएगा उसके बाद ही फाइनल डिसीजन होगा, है ना, लेकिन पैसे तो आपके पास आ गए हैं। तो इसीलिए हम लोग लिखते हैं शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। एप्लीकेशन मनी मिल गया है लेकिन अभी अलॉटमेंट नहीं हुआ है। फिर फाइनली ये जो सेक्शन था ये था आपका इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज का। अब हम बात करते हैं लाइबिलिटीज की। इक्विटी तो हो गया, तो लाइबिलिटीज में मैंने अभी आपको ऑलरेडी बताया था कि लाइबिलिटीज को 2 कैटेगरीज में रखा गया है, एक नॉन करंट लाइबिलिटी और दूसरा करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज ऐसी लाइबिलिटीज होती हैं जिसको पे ऑफ करने में आपको 1 साल से ज्यादा का समय चाहिए होता है, लंबे समय के लिए आप उधार लेते हो। और करंट लाइबिलिटीज ऐसी होती हैं जिसको आप पे ऑफ कर सकते हो 1 साल के अंदर। अब इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट है लॉन्ग टर्म बोरोविंग। अब ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म बोरोविंग का मतलब वो पैसा, वो उधार जो आपने लंबे समय के लिए लिया है, जिसको पे करने में आपको एक लंबा समय लग सकता है, 1 साल से ज्यादा का समय लग सकता है। अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पे बैंक से लिया हुआ लोन हो सकता है,
डिबेंचर्स हो सकते हैं, आपको पता होगा डिबेंचर्स भी डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मतलब अगर आप डिबेंचर में पैसा लगा रहे हो तो एक तरीके से आप कंपनी को उधार दे रहे हो, कंपनी उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देती है, तो वो भी एक लंबे समय के लिए लोग पैसा उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो कंपनी ने अगर बैंक से लोन लिया है, डिबेंचर से, और भी तरीके के इसमें बोरोविंग आती है, तो वो सब कहां चली जाएगी, लॉन्ग टर्म बोरोविंग में। तो नॉन करेंट का पहला हो गया लॉन्ग टर्म बोरोविंग। नेक्स्ट है डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी। ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग टर्म है, बहुत रेयरली ऐसे लोग हैं जिनको ये समझ में आता है। खैर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो डिफर्ड का मतलब होता है टुकड़ों में करके बाद में पे करना। जैसे हम लोग पढ़ते थे डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट वगैरह का पैसा होता था ना, कि जो एक बार खर्चा कर लिया लेकिन उसको राइट ऑफ हम लोग करते रहते थे टुकड़ों में। वैसे ही डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी को समझने के लिए आपको एक एग्जाम्पल समझना पड़ेगा। देखिए होता क्या है कि हमारे अकाउंटिंग करने के अपने कुछ रूल्स होते हैं, कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, और इनकम टैक्स के भी अपने कुछ नियम कानून होते हैं, उनके भी कुछ रूल्स होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, हमारा जो अकाउंटिंग का रूल है, जो हमने अप्लाई किया है किसी पर्टिकुलर चीज को बनाने में, और जिस तरीके से उसकी कैलकुलेशन इनकम टैक्स के अंदर होती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले करते हैं, वो दोनों में फर्क होता है। तो अगर दोनों में फर्क है तो हो सकता है कि हमारा जो अमाउंट आ रहा हो, हमारा जो आंसर आ रहा हो, हमारी जो टैक्स लायबिलिटी आ रही हो, वो इनकम टैक्स के हिसाब से अलग हो। ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो इतनी बात पहले आपको समझ में आई कि जो अकाउंटिंग रूल्स हैं और जो इनकम टैक्स के रूल्स हैं, उसमें कॉन्ट्राडिक्शन होने की वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं आपको फिर से एक एग्जांपल देता हूं। देखिए अज्यूम करिए कि मैंने इनकम टैक्स कैलकुलेट किया, मैंने अपने एक एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया, और वो लगाया 10% का। मान लो 1 लाख रुपए की मशीन थी, 10% उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया, तो 1 लाख का 10% आ गया 10,000 रुपीज। तो मेरे हिसाब से 10,000 रुपए का एक्सपेंस है एज अ डेप्रिसिएशन। लेकिन मान लो इनकम टैक्स रूल के हिसाब से उसी एसेट के ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगता है वो 30% लगता है। तो 1 लाख के ऊपर उनके हिसाब से लग गया 30%, यानी कि 30,000 रुपीज। तो मेरे डेप्रिसिएशन में और उनके डेप्रिसिएशन में क्या हुआ, फर्क आ गया। तो इस फर्क की वजह से और ऐसे कई सारे डिफरेंसेस की वजह से प्रॉब्लम आ सकती है, डिफरेंस आ सकता है, इनकम टैक्स लायबिलिटी भी अलग अलग हो सकती है। तो मान लो ऐसे ही किसी फर्क की वजह से हमें टैक्स पे करना था 2,60,000 रुपए इनकम टैक्स के हिसाब से, लेकिन हमने तो कैलकुलेशन अपने हिसाब से की थी, अपने अकाउंटिंग रूल के हिसाब से किया था, तो वो हमारी कैलकुलेशन में आ रहा था 2 लाख रुपए। तो अब आपको रियलाइज तो हो गया, आपको पता तो चल गया कि ये 2 लाख रुपए मैंने कैलकुलेट किया है, बट एक्चुअल में वो 2,60,000 है, तो उसको आपको बाद में पे करना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए वो क्या बन जाएगी, डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। की आपकी टैक्स लाइबिलिटी है, बट यू नीड नॉट टू पे राइट नाउ बिकॉज इट हैज केम ड्यू टू डिफरेंस इन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग एंड इनकम टैक्स, तो उसको आपको बाद में पे करना पड़ेगा। इसे बोलते हैं डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, बाद में पे करना है। नेक्स्ट है अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। अब यहां पे तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज ऑलरेडी आ गई, तो यहां पे अदर्स में क्या होगा, जो यहां पे नहीं जाएगा वो सारी इसके अंदर आ जाएंगी। जैसे एक तो हो गया कि आपने डायरेक्टली बैंक से लोन ले लिया, कि भाई मैं बैंक गया, बैंक से मैंने 5 लाख रुपए का लोन ले लिया, वो लॉन्ग टर्म बोरोविंग है। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने कोई मशीनरी खरीदी उधार पे और आपने उसकी पेमेंट नहीं करी, तो वो भी तो आपके लिए लाइबिलिटी ही होगी ना, कि आज नहीं तो कल तो पेमेंट करनी पड़ेगी। 4 लाख 5 लाख जितने की भी आपने मशीन ली है, तो वो कहां जाएगा, वो चली जाएगी अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में। किस तरीके की आपने लंबे समय के लिए ईएमआई बनाई हुई है, तो वो कहां जाएगा, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में। इस तरीके से नेक्स्ट हमारा पॉइंट है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। अब अगर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस की बात करें, तो एक कंपनी अपने एम्प्लॉइज के लिए अलग अलग तरीके के प्रोविजंस बनाती है। किस लिए बनाती है, क्योंकि जब वो एम्प्लॉय रिटायर होगा तो उसको बहुत सारा अमाउंट देना होगा, चाहे वो पेंशन के तौर पे देना हो, चाहे वो ग्रेचुटी के तौर पे देना हो। तो ये सारे रिटायरमेंट बेनिफिट्स देने के लिए कंपनी के पास पहले से पैसा होना चाहिए, पहले से प्रोविजंस बने होने चाहिए। बिकॉज एक साथ इतना पैसा कंपनी कहां से निकालेगी, उस साल का तो प्रॉफिट डिस्टर्ब हो जाएगा। तो कंपनी पहले से उसके लिए प्रोविजंस बना के रखती है और थोड़ा थोड़ा पैसा उसमें डालती रहती है। इसे बोलते हैं हम लोग लॉन्ग टर्म प्रोविजन। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो अब देखते हैं करंट लाइबिलिटीज। अब करंट लाइबिलिटीज में इसी के तरीके की चीजें हैं, बस थोड़ा सा फर्क है। जैसे यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोविंग थी, यहाँ पे आ जाएगी शॉर्ट टर्म बोरोविंग। भाई आप वो पैसा, वो उधार जो आपने लिया है, जिसको आपको चुकाने में 1 साल से ज्यादा का समय लग सकता है, वो लॉन्ग टर्म बोरोविंग है। वो उधार जो आप 1 साल के अंदर अंदर पे ऑफ कर दोगे, वो शॉर्ट टर्म बोरोविंग बन जाएगी। भाई होता ही है कि आप बहुत सारा पैसा लेते हो, बहुत सारा सामान वगैरह लेते हो उधार पे, जिसको आप पे ऑफ कर देते हो, तो वो शॉर्ट टर्म बोरोविंग बन जाएगी।
ट्रेड पेबल, अच्छा ट्रेड पेबल के लिए आपको जरा समझना पड़ेगा। ट्रेड पेबल के अंदर दो चीजें आती हैं, एक बिल्स पेबल और दूसरा क्रेडिटर्स। ठीक है, देखिए बिल्स पेबल और क्रेडिटर, मान लीजिए बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन ने एक जगह से इन्वेंट्री उठाई, स्टॉक लिया 1 लाख रुपए का, 20,000 रुपए दे दिए और बोला भाई 80,000 रुपए मैं तेरे को 3 महीने बाद दूंगा। अब 80,000 रुपए 3 महीने बाद देगा, वो ऐसे ही हवा में तो बात होगी नहीं, जिससे उसने सामान लिया है जो उसका क्या बन गया है, क्रेडिटर। क्रेडिटर एक इनवॉइस बनाएगा जिसमें साइन लेगा, मंथ वगैरह सब कुछ लिखा होगा, जितना पेमेंट लेनी है वो लिखा होगा, उसकी एक कॉपी दे देगा किसको, जिसने सामान उधार पे लिया है, और एक कॉपी रखेगा अपने पास। तो जो कॉपी क्रेडिटर के पास रखी है वो बन जाएगी बिल रिसीवेबल, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे एसेट्स में, क्योंकि उसको उसके ऊपर पैसा रिसीव होने वाला है। और जो कॉपी इसने दी है वो बन जाएगा बिल्स पेबल, क्योंकि इस बंदे को पेमेंट इसके ऊपर करनी है। सो ट्रेड पेबल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बिल्स पेबल प्लस क्रेडिटर्स। नेक्स्ट हम बात करें अदर करंट लाइबिलिटीज की, तो यहां पे जैसे अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज थी, यहां अदर करंट लाइबिलिटीज आ जाएगी। मान लीजिए बिजनेसमैन ने एक फ्रिज खरीदा और वो फ्रिज खरीदा है ईएमआई पे, है ना। अब ईएमआई पे फ्रिज खरीदा है तो जाहिर सी बात है हर महीने 4,000 5,000 4,000 5,000 उसकी पेमेंट करनी होगी, तो ये सारी चीजें कहां चली जाएंगी, अदर करंट लाइबिलिटीज में चली जाएंगी। और नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अब बोलोगे सर ये तो समझ ही में नहीं आएगा, लॉन्ग टर्म प्रोविजन तो समझ में आता है कि इंप्लॉइज के रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए अगर पैसा निकाल रहे हैं, ग्रेचुटी के लिए, पेंशन के लिए, तो वो लॉन्ग टर्म प्रोविजन है। शॉर्ट टर्म में क्या जाएगा भाई, कंपनी को टैक्स हर साल पे करना पड़ता है, कंपनी को डिविडेंड हर साल डिक्लेयर करना पड़ता है, तो डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए, टैक्स पे करने के लिए भी उसको प्रोविजंस बनाने पड़ते हैं। तो उसके लिए जो छोटे मोटे प्रोविजंस कंपनी बनाती है वो होते हैं शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो आई होप आपको इक्विटी एंड लायबिलिटी का पूरा कंसेप्ट, पूरी बैलेंस शीट समझ में आई होगी विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच एंड एवरी आइटम। अब समझते हैं एसेट्स। तो जिस तरीके से अभी हम लोगों ने नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज देखा, इक्विटी देखा, वैसे ही इसका दूसरा सेक्शन जो है वो एसेट्स का है। और एसेट्स के अंदर भी वैसे ही डिवीजन होगा, नॉन करंट एसेट्स देन करंट एसेट्स। ये याद रखिएगा, ये हॉरिजॉन्टल नहीं है, ये एक ही फॉर्मेट में बनता है। तो पहले इक्विटीज एंड लायबिलिटीज और उसके नीचे उसको बैलेंस करने के बाद एसेट्स आ जाएंगे। क्योंकि मेरे पास बोर्ड जो है वो छोटा है, एक ही बोर्ड पे समझाना मुश्किल है, इसलिए मैं उसको दो पार्ट में आपको समझा रहा हूं। तो आइए देखते हैं। अब बात करते हैं नॉन करंट एसेट्स की, यानी कि ऐसे एसेट्स जो आपने एक लंबे समय के लिए परचेज किए हैं और जिसको कैश में कन्वर्ट करने में ज्यादा समय लग सकता है। तो नॉन करंट एसेट्स में सबसे पहला पार्ट है फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स आप भी जानते हो, जब भी कोई आदमी बिजनेस शुरू करता है तो उसको बहुत सारे फिक्स्ड एसेट्स परचेज करने पड़ते हैं, बीट मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, ऐसे कई सारी चीजें उसे खरीदनी पड़ती हैं। तो उन सबको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स। अब फिक्स्ड एसेट्स में भी दो कैटेगरी है, एक टैंजिबल और एक इनटैंजिबल। ये आप सबने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि जो चीजों को, जिन एसेट्स को आप देख सकते हो, आप टच कर सकते हो, वो टैंजिबल एसेट्स है, और जिनको आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, वो इनटैंजिबल एसेट्स है। फॉर एग्जाम्पल मशीनरी, प्लांट, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सब टैंजिबल है बिकॉज इसको आप देख भी सकते हो, छू भी सकते हो। लेकिन उसी जगह पे कंपनी की गुडविल, कंपनी के द्वारा लिया गया कॉपीराइट, पेटेंट अपने प्रोडक्ट के ऊपर, ये सारी चीजें एसेट्स तो हैं क्योंकि वो कंपनी के लिए बेनिफिट का काम कर रही है, कंपनी को आगे ग्रो करने में हेल्प करेंगी, लेकिन वो आपको दिखती नहीं है, तो वो कहां चली जाएगी, इनटैंजिबल में। सो टैंजिबल, इनटैंजिबल। नेक्स्ट है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। अब ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है, एग्जाम्पल से समझते हैं। अज्यूम करिए कि आपने अपने बिजनेस के लिए एक बिल्डिंग बनवाना शुरू किया। अब ये बिल्डिंग का जो पूरी कॉस्ट है वो 1 करोड़ रुपए है, 1 करोड़ में बिल्डिंग बन के तैयार होगी। और भाई बिल्डिंग बन रही है तो जाहिर सी बात है इसमें 2 से 4 साल बहुत आराम से लग सकता है। लेकिन जब बिल्डिंग बन रही है तो मीनवाइल हम अपना काम तो रोकेंगे नहीं कि 4 साल तक काम रोके रहेंगे। भाई मीनवाइल अपना काम करते रहते हैं, चाहे घर से करें, चाहे जितना बिल्डिंग का पोर्शन बन गया उसमें करना शुरू कर दें। तो जितनी बिल्डिंग हमारी बन के तैयार हो गई है, एक तरीके से हमारा उतना एसेट तो बन के तैयार हो गया है, उतना फिक्स एसेट बन के तैयार हो गया है। हो सकता है कि 1 करोड़ में से 70 लाख रुपए की बिल्डिंग हमारी बन के तैयार हो गई है, तो उसमें हम अपना काम करेंगे, उससे अपना काम शुरू कर देंगे। तो इसलिए इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कि भाई बन रहा है, काम प्रगति पे है, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस में है। इस तरीके से इनटैंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। अब इनटैंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट के लिए एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि कंपनियां हार्डवेयर
पे तो काम करती ही है, साथ में सॉफ्टवेयर पे भी काम करती है ना। बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, इवन हम लोग अपने जो कंप्यूटर सिस्टम में यूज करते हैं विंडोज, तो ये विंडोज जो है ये कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर है, उसके लिए तो एक इंटेंजिबल एसेट का ही काम कर रहा है ना। इसलिए काम कर रहा है क्योंकि सॉफ्टवेयर बनाने में हजारों करोड़ रुपए लगते हैं, वो भी इतना बड़ा सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम किसी चीज का अगर आपको डिजाइन करना हो, और वो फिर आप इंस्टॉल करते हो तो उसके लिए जो भी सब्सक्रिप्शन चार्ज होता है वो कटता है। तो इस तरीके से कंपनी पैसा कमाती है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये कंपनी के लिए क्या है, कंपनी के लिए एक तरीके का इंटेंजिबल एसेट है, कंटिन्यूअसली इसमें अपडेट होते रहते हैं, उससे कंपनी पैसा कमाती रहती है। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। भाई हम अपने बिजनेस से तो पैसा कमा ही रहे हैं, लेकिन एक बिजनेसमैन वो सोर्स से तो पैसा कमाता है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी जगह पे इन्वेस्ट करता है, चाहे वो शेयर्स में इन्वेस्ट कर दे, चाहे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दे, जमीन अमीन खरीद ले, प्रॉपर्टी खरीद ले, या फिर गोल्ड खरीद ले। तो ये सारी इन्वेस्टमेंट जो कंपनी ने की हुई है जिससे उसको रिटर्न मिल रहा है या एक लंबे समय के बाद मिलेगा, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये लंबे समय के लिए की गई। नेक्स्ट है डिफर्ड टैक्स एसेट। अभी आपने पढ़ा था डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी कि हमारे अकाउंटिंग रूल्स की वजह से और इनकम टैक्स रूल की वजह से कभी कभी हमारी टैक्स लायबिलिटी ज्यादा हो जाती है, कभी कभी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है। तो डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी में क्या था कि आपने कम पे किया था, आपको ज्यादा पे करना था, तो इसीलिए अगर वो चीज आपके लिए एसेट बनी है तो आपका फायदा है। इसका मतलब आपने ज्यादा पे किया है रूल के हिसाब से, जो रूल इनकम टैक्स के अलग हैं और अकाउंटिंग के अलग हैं, आपको कम टैक्स पे करना था तो वो पैसा आप माइनस कर दोगे या फिर वापस आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड डिफर्ड टैक्स एसेट। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अब देखो हमने एडवांस वर्ड यूज किया है। भाई अगर हम किसी से लोन लेते हैं तो उसे हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग बोलते हैं, लेकिन हम भी तो किसी को लोन दे सकते हैं, कंपनी भी तो किसी को लोन दे सकती है, एडवांस दे सकती है। तो लोन्स एंड एडवांसेस का मतलब होता है व्हेन कंपनी हैज गिवन लोन टू समबडी, तो जब उससे उसको लोन मिलेगा तो उसके लिए तो वो एक तरीके से फायदे की चीज है। इट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। तो कहां चला जाएगा वो एसेट में। और वैसे ही अदर नॉन करेंट एसेट। अब ये अदर नॉन करेंट एसेट क्या है? देखो बहुत सारे ऐसे फिक्टिशियस एसेट होते हैं जिनको हम बैलेंस शीट में नहीं लिखते। उनमें से एक है प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। अब ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंस क्या होता है? जब हम शुरुआत में अपना बिजनेस सेटअप कर रहे होते हैं तो उसमें बहुत सारे छोटे मोटे खर्चे होते हैं, बहुत सारा पेपर वर्क होता है, स्टैंपिंग, दुनिया भर की चीजें होती हैं। तो उसमें जो खर्चा होता है उसको हम लोग प्रीलिमिनरी एक्सपेंस बोलते हैं। तो वो चीजें बेसिकली बैलेंस शीट में डायरेक्टली लिखी नहीं जाती, तो वो सारी चीजें कहां चली जाती हैं? अदर नॉन करेंट एसेट में। और आपका पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस हो गया, और एसेट का भी आपको पता होगा डेबिट बैलेंस ही होता है। तो ये सारे जो डेबिट बैलेंसेस वाले फिगर हैं वो अगर कुछ बच रहे हैं लास्ट में तो वो भी बैलेंस शीट में जाते हैं। तो बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटी तो जाएगी ही जाएगी, उसके अलावा भी कुछ बैलेंसेस होते हैं जो इसमें जाते हैं। नेक्स्ट है करंट एसेट। अब जैसे नॉन करंट था वैसे ही करंट है। करंट एसेट में सबसे पहले आ गई करंट इन्वेस्टमेंट। आपने कई सारी जगह पे पैसा लगा के रखा हुआ है, पैसा दे के रखा हुआ है, जहां से आपको रिटर्न मिलना है, और वो रिटर्न आपको एक साल के अंदर अंदर मिल जाएगा। एक साल से कम के लिए इन्वेस्टमेंट करें तो करंट इन्वेस्टमेंट, एक साल से ज्यादा के लिए करें तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? जी हाँ, आपने सही बोला, इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक। अब स्टॉक भी तो एक तरीके का उसका करंट एसेट है, क्योंकि स्टॉक एक बार बिकेगा, दोबारा रिफिल करना पड़ेगा, फिर बिकेगा, फिर रिफिल करना पड़ेगा। तो साल में कई बार उसको स्टॉक को रिफिल करना पड़ता है, इसलिए उसको हम लोग करंट एसेट में डालते हैं। नेक्स्ट है ट्रेड रिसीवेबल। अब जैसे हम लोगों ने ट्रेड पेबल पढ़ा था जिसमें बिल पेबल और क्रेडिटर उसका पार्ट था, वैसे ही ट्रेड रिसीवेबल है जिसमें बिल रिसीवेबल और डेटर इसका पार्ट है। मान लीजिए कि कोई शॉपकीपर है जिसको आपने उधार पे सामान दिया है, या कोई कस्टमर है जिसको आपने उधार पे सामान दिया है, उसने पूरे पैसे नहीं दिए हैं, तो फिलहाल के लिए वो क्या बन जाएगा? आपका डेटर। आज नहीं तो कल उससे पैसे रिकवर होंगे। और क्योंकि आपको एक ट्रस्ट बिल्ड करना था तो आपने एक बिल ड्रॉ किया, उसकी एक कॉपी उसको दी, तो उसके लिए वो बन गया बिल पेबल। लेकिन जो कॉपी आपने अपने पास रखी है कि कल को एज अ प्रूफ आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके ऊपर पैसा आपको रिसीव होने वाला है, वो बन जाएगा बिल रिसीवेबल। तो कलेक्टिवली हम लोग इसको बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल, कि जो हमने ट्रेड किया उसके रिसीवेबल्स मिलना अभी बाकी है। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। जैसे आपने लंबे समय के लिए लोन दिया था, हो सकता है आपने ऐसे भी लोन दिए हो जो आप एक साल के अंदर वापस ले लोगे, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। और लास्ट में आ जाएगा अदर करंट एसेट। अगेन जो इन सब में कहीं नहीं जाता वो चला जाएगा अदर करंट एसेट्स में। वही जो हमारे डेबिट बैलेंसेस होते हैं वो सब अदर करंट एसेट में चले जाते हैं। आई होप आपको ये पूरी बैलेंस शीट की एनालिसिस, एक एक पॉइंट्स सब समझ में आए होंगे। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं कुछ मिस ना करूं।
बट स्टिल हमेशा इंप्रूवमेंट की गुंजाइश होती है। तो अगर मेरे से कोई भी चीज मिस हो गई है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट टर्न पे एक और नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।